Welcome learners to my channel all about education, and today we are going to discuss about a very recent innovation in teacher education field और teacher training program। इसका जो मुख्यतः उद्देश्य होता है वो होता है टीचर का, एक शिक्षक का के व्यवहार में परिवर्तन। उद्देश्यों के आधार पर टीचर के बिहेवियर में हम चेंजेस लाते हैं, और जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म बने बहुत छोटा, लघु। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ स्मॉल क्लास विथ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द लेसन प्लान इज वेरी स्मॉल, द कंटेंट टेकन इन द लेसन प्लान इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन से लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि, लघु पाठ्य सामग्री से इसमें शिक्षण होता है। तो अगर जाने हम तो बेसिकली यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट टेक्निक, रिकॉर्डिंग, टीचिंग सेशन, फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, ये मुख्यतः बातें इसमें निकल कर आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रविधि है, एक विधि है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेक्निक को डेवलप किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के कौशल को विकसित किया जाता है टीचरों के लिए, जो टीचर कौशल सीखते हैं। और कई बार जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जब भी कोई पढ़ाता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर से चलाया जाता है, समझा जाता है, और फिर पृष्ठ पोषण मिलता है फ्रॉम पीयर्स, अपने सहपाठियों से, अपने ही साथियों से आपको एक पृष्ठ पोषण, एक फीडबैक मिलता है कि कैसे पढ़ाया गया। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हमारे जो इसमें मेन टर्म्स आ रहे हैं वो है टीचर ट्रेनिंग, फिर डेवलपिंग ऑफ द टेक्निक, फिर आ रहा है रिकॉर्डिंग, और फिर आ रहा है फीडबैक फ्रॉम द पीयर्स। तो ये मुख्यतः माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण में मुद्दे देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि इसकी परिभाषा या इसको परिभाषित कैसे किया गया। मुन ने कहा है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। उनका कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण में हर चीज कम कर दी जाती है, कम उत्तर पे लिया जाता है या कम लेवल पर लिया जाता है, चाहे वो क्लास का, कक्षा का साइज हो, चाहे वो कक्षा का समय हो, उसको बहुत कम स्तर पर लिया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसे नियंत्रित अभ्यास प्रणाली है जिसमें विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। या माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग, बहुत ही छोटे स्तर पर लाके की जाती है। इट इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स to teach a single concept using specified teaching skill to a small number of pupils in a short duration of time। तो इसमें मुख्यतः चीजें जो आ रही हैं, सब चीज स्मॉल कर दी जाती है, सूक्ष्म कर दी जाती है, छोटा कर दी जाती है, कम कर दिया जाता है। इस टेक्निक का सबसे पहले 1961 में एचसन, बुश एवं एलन ने किया था। और अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो डी तिवारी ने इस टर्म को, सूक्ष्म शिक्षण के टर्म को सबसे पहले 1967 में यूज किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनली, नेशनली बहुत काम किया है। हमारे यहाँ BK पासी साहब ने इसमें बहुत काम किया है, MS ललिता ने बहुत काम किया है, NK जंगीरा, अजीत सिंह आदि लोगों ने इस तकनीकी पे बहुत ज्यादा रिसर्च और अनुसंधान किया है। अब हम जानेंगे कि स्केल डाउन, जो हम बात करें सूक्ष्म स्तर पर, जो सूक्ष्म स्तर पर हम करते हैं, कम स्तर पर हम करते हैं, स्केल डाउन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहले अगर जाने तो जो हमारा क्लास साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इसमें 5 से 10 विद्यार्थी या प्यूपिल्स या शिष्य होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, और ये जो 5 से 10 होते हैं ये आप ही के सहपाठी होते हैं, आप ही के साथी होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान होते हैं। फिर इसमें जो पाठ योजना बनती है वो बहुत कम समय की बनती है, 5 से 10 मिनट की बनती है। फिर इसमें जो हम कंटेंट लेते हैं, विषय वस्तु लेते हैं, जिस पे आधार पर हम प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, उसमें हम 1 से 2 शिक्षण बिंदु ही लेते हैं। अगर एक शिक्षण बिंदु लंबा है तो एक ही लेके चलते हैं, नहीं तो 2 छोटे छोटे शिक्षण बिंदु लेके चलते हैं। और ये शिक्षण बिंदु क्या है, आप मेरे वीडियो को चेक करें जो मैंने पाठ योजना पर बनाए हैं। और जो अगला पॉइंट है स्केल डाउन या सूक्ष्म स्तर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जटिलता कम होती है, यहाँ पर एक ही कौशल का विकास एक ही समय पर किया जाता है। तो सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान जो है वो एक ही कौशल पे लगाया जाता है। तो स्केल डाउन का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं
कि जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन सिद्धांतों पे इसको बनाया गया है। इन सिद्धांतों को देने वाले एलन तथा रियोन थे 1968 में। तो 1968 में एलन एंड रियोन ने इन प्रिंसिपल्स को हमारे सामने रखा था, जिनमें इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताएं कम होती हैं। एक समय पे एक ही कौशल का प्रशिक्षण किया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर नियंत्रण रहता है, यानी कि यहाँ पे बहुत कंट्रोल रहता है। हर चीज जो अभ्यास जो प्रैक्टिस की जा रही है वो नियंत्रित रूप से की जाती है। नियंत्रित मतलब एक ही कौशल को किया जाता है, दूसरा कौशल इसमें इंटरफेयर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। और आखिर में इसका जो आखिरी सिद्धांत है वो है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित की जाती है। तो आपने देखा कि अलग अलग सिद्धांत क्या है। पहले वास्तविकता सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है, फिर सरलता का या कम जटिलता का सिद्धांत है, फिर एक कौशल प्रशिक्षण का सिद्धांत है, फिर नियंत्रण का सिद्धांत है, फिर प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण का सिद्धांत है। तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। अगर आप सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि एक बिल्कुल ये साइकिल है, ये चक्र है। और सूक्ष्म शिक्षण ऐसे ही चलता है। पहले तैयारी होती है, शिक्षण होता है, फिर उस पर प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है, फिर उसमें करेक्शन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, फिर से प्लान बनता है, फिर से पढ़ाया जाता है, फिर से फीडबैक आता है। तो ये निरंतर चलने वाला सर्कल है। और ये जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, समझा रही हूँ, ये हमें एनसीईआरटी ने दिया है इंदौर यूनिवर्सिटी की सहायता से। उन्होंने जो चक्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें सबसे पहले है प्लानिंग यानी कि योजना निर्माण, फिर है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पे हम अध्यापन करते हैं, शिक्षण करते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना की। फिर हमें प्रतिपुष्टि मिलती है यानी कि पृष्ठपोषण मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक जो भी आपके पीयर ग्रुप हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं वो करते हैं। फिर उसके आधार पर हम रीप्लान करते हैं यानी कि पुनः योजना निर्माण होता है इस स्तर पर। फिर हम रीटीच करते हैं। फिर हमने जब रीप्लान किया है तो हमको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, तो पुनः अभ्यास होता है या पुनः शिक्षण होता है या पुनः अध्यापन हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद वापस हम अपने प्लानिंग में आ जाते हैं यानी कि हम लोग फिर से लेसन प्लान करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो उसी को आपने देखा होगा कि एक पाई चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, जो शिक्षण किया जाता है, वो लगभग 5 से 6 मिनट होता है। ये जो समय दिया गया है ये हमारे यहाँ एनसीईआरटी ने प्रस्तुत किया है, तो हम इसी के आधार पर शिक्षण करते हैं। 5 से 6 मिनट आपका शिक्षण होता है, फिर पृष्ठपोषण होता है, पृष्ठपोषण 5 से 6 मिनट दे दीजिए। फिर हम दोबारा से पुनः हम उसका निर्माण करते हैं पाठ्य योजना का, तो अगेन इसको 10 से 12 मिनट दे देते हैं। फिर हम उसको दोबारा पढ़ाते हैं, पुनः अध्यापन करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, तो ये 5 से 6 मिनट हो जाता है। और फिर दोबारा पढ़ाने के बाद सीधी सी बात है, दोबारा प्रतिपुष्टि दी जाएगी, पुनः पृष्ठपोषण दिया जाएगा, तो ये सर्कल आपका बन जाता है। अगर आप देखें समय को सारा ऐड करें तो ये लगभग 35 से 36 मिनट आता है। तो ये पूरी साइकिल लगभग 35 से 36 मिनट 37 मिनट की होती है। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो अभी हम लोगों ने बात करी। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि यहाँ पर जो आपका सुपरवाइजर है, छात्र अध्यापिका का जो टीचर है, टीचर एजुकेटर है, वो आपको बताता है कि माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, कैसे इसकी पाठ योजना बनती है, इसके बारे में सारा ओरिएंटेशन किया जाता है, सब समझाया जाता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है कि सारे जो कौशल होते हैं, आप आगे चल के हम कौशल के बारे में बताएंगे, बहुत सारे कौशल होते हैं जिनको हम शिक्षण के समय प्रयोग करते हैं, तो उन कौशलों के बारे में जो टीचर है वो छात्र अध्यापिका को यानी कि प्यूपल टीचर को या छात्र अध्यापक को बताती हैं। तो जब वो बताते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्यूपल टीचर को समझ में आता है कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बेसिकली होता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग डन, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई डू वी डू दिस माइक्रो टीचिंग, लिमिटेशंस क्या होते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम इसमें बताते हैं।
तो यहाँ पर सारे कौशलों के बारे में बताया जाता है कि कौशल कौन कौन से होते हैं, शिक्षण के समय कौन कौन से कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से कौशल प्रयोग होते हैं. ऑल दोज स्किल्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. तो बेसिकली अगर कहें तो यहाँ पर टीचर का काम है और यहाँ पर टीचर का काम है समझाना. फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि एक्सपर्ट या एजुकेटर वो बताते हैं कि भाई शिक्षण कैसे किया जाता है. यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि मॉडल शिक्षण होता है, एक आइडियल शिक्षण होता है, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के तौर पर आपको कैसे शिक्षण करना है कौशल का, एक सूक्ष्म शिक्षण कैसे होता है, ये आपका टीचर आपको बताएगा. तो ये पहले दो थ्योरेटिकली है, ऐसे समझाए जाते हैं, और जो तीसरा है स्टेप वो आपको करके बताया जाता है और फिर आप सीख जाते हैं कि आपको कैसे करना है. अब आप जब सीख गए हैं तो अब छात्र अध्यापिका या प्यूपिल टीचर का कार्य शुरू होता है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यूपिल टीचर प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को प्रेजेंट करते हैं, उसका शिक्षण करते हैं प्यूपिल टीचर यानी कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका. फिर उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसकी आलोचना होती है, टीचर करते हैं, आपका पीयर ग्रुप करता है, आपके सहपाठी करते हैं, इसका जो पर्यवेक्षण होता है आपको, फिर उसके आधार पर फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है कि आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने इस कौशल में ये कमी रह गई. फॉर एग्जांपल श्यामपट्ट कौशल आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने श्यामपट्ट में ढंग से नहीं लिखा तो आपके टीचर आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये कमी रह गई, ऐसे नहीं लिखा, सही राइटिंग नहीं थी, फॉर्मेटिंग सही नहीं थी. जब आपको पृष्ठ पोषण मिल जाता है तो आप फिर से पाठ्य योजना बनाते हैं, रीप्लानिंग करते हैं, पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं. फिर आप पुनः अध्यापन करते हैं क्योंकि दोबारा बनाया है तो दोबारा आप और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे. और फिर यहाँ पर डिस्कशन होता है और आपको दोबारा से पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है कि अब की आपके कोई कमी रही या नहीं रही, या आपने बेहतर ढंग से किया. नेक्स्ट आपका आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, कि किस तरह से ये हमें अच्छा करता है, हमारे स्किल्स को, हमारे कौशल को, हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाता है. ये सारी चीजें हम इसमें लाभ में पढ़ेंगे. तो सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या होते हैं, ये जो शिक्षण की जटिलताएं हैं उनको कम करता है, कम समय में अधिक सिखाने को प्रेरित करता है. यहाँ पे छोटी पाठ्य योजना द्वारा अध्यापन करने को सिखाया जाता है और ये छात्र अध्यापक या अध्यापिका के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है. फिर छात्रों में जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है या प्यूपिल टीचर है उनमें आत्मविश्वास आता है, उनके कौशल जो होते हैं वो और पॉलिश होते हैं और बेहतर होते हैं, और पृष्ठ पोषण से उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनमें सुधार लाने में अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति को जागृत करता है. क्रिटिसिज्म से कई बच्चे नाराज होते हैं, कई बच्चे को पसंद नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा आलोचना को पॉजिटिवली लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और आप जब इसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो आप बेहतर करते हैं जीवन में, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको विभिन्न जो स्किल्स होती हैं वो पॉलिश हो जाती हैं, और जो फीडबैक है या जो पृष्ठ पोषण है उससे इम्प्रूवमेंट करने की ताकत मिलती है. तो ये जो है इसके कुछ लाभ हैं. अन्य लाभ जो हम ये कह सकते हैं कि जो भी कौशल हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं, हम उसमें एक पकड़ बना लेते हैं, हमें गाइडेंस मिलता है, हमें सुझाव मिलते हैं, उसके आधार पर हम काम करते हैं और हम हर समय हमारी कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर करें. छात्र अध्यापिका को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, यानी कि फीडबैक बिल्कुल सही मिलता है, शिक्षण प्रक्रिया उसके लिए सरल हो जाती है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका में परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है और हर चीज को वस्तुनिष्ठता से देखता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, कक्षा में किस प्रकार से सक्रियता से उसको पढ़ाना है तो वो उसको समझ में आता है. तो इस तरह से जो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली है ये छात्र अध्यापक या अध्यापिका को एक नया स्वरूप प्रदान करती है, एक नया व्यक्तित्व तैयार करके हमारे सामने रखती है. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं या हमें जानने हैं और जिनका हम प्रयोग आगे चलकर करेंगे. अपने जो मेन लेसन प्लान है, मेन पाठ्य योजना जो 30 मिनट 35 मिनट की होती है वहाँ हम प्रयोग करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से कौशल हैं
तो आइए हम सबसे पहले इन कौशल्स के बारे में जानते हैं, इन स्किल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अगर कौशल है तो वह स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इस कौशल में किस प्रकार से पाठ को प्रस्तावित किया जाता है, किस प्रकार से पाठ को प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रस्तावना प्रश्न की बात करेंगे, प्रस्तावना से संबंधित चीजों की बात करेंगे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अगर स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नीकरण कौशल सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से प्रश्नों की सरलता और जटिलता को तय करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्वेश्चनिंग स्किल। दूसरा है आपका एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेनिंग स्किल का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हम किस प्रकार से व्याख्यान देंगे, किस प्रकार से समझाएंगे, तो इस कौशल का यहाँ पे टीचिंग होगी, ट्रेनिंग होगी। फिर आता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड राइटिंग का मतलब है श्याम पट लेखन। हम किस प्रकार से श्याम पट पर बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम कौशल विकसित करेंगे। फिर है प्रदर्शन कौशल, यानी कि स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। हम कोई चार्ट दिखा रहे हैं, कोई मॉडल दिखा रहे हैं, या श्याम पट पर भी कुछ करके दिखा रहे हैं, तो उसका हम कौशल सीखेंगे। फिर रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन कौशल। किस प्रकार से हमको बच्चों को पुनर्बलित करना है, किससे उनका उत्साहवर्धन करना है, कैसे उनको एनकरेज करना है, ये सारे कौशल हम इसमें सीखेंगे। फिर स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। किस प्रकार से हमको बच्चों में ऐसी चीजें प्रदान करके उत्साह बढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, किस प्रकार से जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, उसमें उनका कंसंट्रेशन बना रहे। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कभी चार्ट दिखाते हैं, कभी हम कक्षा में टहलते हैं, कभी हम बोर्ड पे लिखते हैं, कभी हम बच्चे को उठा के प्रश्न पूछते हैं। ये सब उद्दीपन परिवर्तन है। ये बच्चों को एक स्टिमुलस प्रदान करता है कि किस प्रकार से आप स्टिमुलेटेड रखें, बच्चों को एक्टिव रखें। फिर एक कौशल है स्किल ऑफ क्लोजर, यानी कि पाठ को किस प्रकार से समाप्त करना है। तो ये समाप्तिकरण का कौशल है, खत्म करने का कौशल है। जब हम पाठ समाप्त करते हैं तो समाप्त करने का एक कंक्लूजन तरीका होता है, एक अंत करने का तरीका होता है। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, यहाँ पर हम खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल विकसित करेंगे। खोद के जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम प्रश्नों को खोद के पूछते हैं तो बच्चे भी एक्टिव हो जाते हैं, क्लास हमारी इंटरेक्टिव हो जाती है और बच्चे बड़े उत्सुक हो जाते हैं, बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हम भी जवाब दें। फिर कक्ष जो है क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रबंधन का भी कौशल। हम कक्षा में बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, गलत प्रबंधन हो गया, तो आपको कैसे कक्षा में कंट्रोल रखना है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, आपको बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना है। किस तरह से आपको कक्षा को नियंत्रण में रखना है, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है, ये सब आपके कक्ष प्रबंधन में आते हैं। फिर स्किल ऑफ इंटीग्रेशन। स्किल ऑफ इंटीग्रेशन में किस तरह से आप समायोजन करते हैं सारे कौशलों का, यानी कि सारे कौशल जो अभी तक ऊपर हम बात करा है, उन सबको किस तरह से अच्छे से सफलतम तरीके से हम एक जगह पर एकत्र करेंगे, इनका समन्वयन करेंगे। फिर स्किल ऑफ यूजिंग एविएट्स, श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे कि आपने चार्ट यूज करा, मॉडल यूज करा, पीपीटी, कंप्यूटर से आपने कुछ दिखाया बच्चों को स्मार्ट क्लास में, किस तरह से आप इन एड्स का, इन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ये कुछ कौशल हैं, ये सारे नहीं है लर्नर्स, देर आर मेनी मोर स्किल्स, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्किल्स विच आर वेरी वेरी important. So now we move on to the limitation और disadvantages of the micro teaching. तो जैसे कि हमने अभी बात करी है कि यहाँ पर हम लोग बहुत कंट्रोल वे में, नियंत्रण वे में बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सृजनात्मकता अफेक्ट हो जाती है, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी इसमें नहीं ला पाते। दूसरी बात, जो टीचर आपको सिखा रही है माइक्रो टीचिंग, उस टीचर को स्वयं बहुत ट्रेंड, बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए, बहुत अनुभवी होना चाहिए। और ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, यहाँ पे सारा दारोमदार टीचर पे होता है, टीचर के ही कौशल को विकसित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तो इसमें कहीं बात नहीं होती है। और पहले हम इसको सिखाएं, फिर हम पूरे प्लान को सिखाएं, तो इसमें बहुत एनर्जी, समय नष्ट होता है, काफी समय लगता है, तो इसलिए ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। और दूसरा जो है, इसमें
हम लोग क्लासरूम में करते हैं, आप ही के टीचर, आप ही के सहपाठियों के समक्ष आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक सिचुएशन होती है उसकी हमको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। और आपको लर्नर्स पता होगा कि रियल सिचुएशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द क्लासरूम सिचुएशन, या जो सिमुलेटेड सिचुएशन होती है, जो हमने अनुरूपित सिचुएशन बनाई है, उस सिचुएशन से जो वास्तविक कक्ष होता है ना, जहाँ पढ़ाने जाते हैं स्कूलों में, उसकी स्थिति परिस्थिति में बहुत फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो ये कौशल जो सीखते हैं, जो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक सीखते हैं, वो एक साथ समायोजित करने में उनको थोड़ी सी परेशानी भी आती है। अब हम आते हैं अंतर पर, तुलना पर, कि सूक्ष्म शिक्षण और जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, जो हमारी पारंपरिक शिक्षण होता है, उसमें क्या अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं, ये हम अभी तक बात ही कर चुके हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें बच्चे कम होते हैं, और जो क्लासरूम शिक्षण होता है, जो एक्चुअल स्कूलों में होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में समय 5 से 8 मिनट होता है एक शिक्षण के लिए, यहाँ पे 30 से 40 मिनट, जितने मिनट का वो आपका पीरियड होगा। फिर यहाँ पर पृष्ठ पोषण बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ट्रेडिशनल में कोई, सिर्फ आप कक्षा में जाते हैं, पढ़ाते हैं, पृष्ठ पोषण बहुत बाद में मिलता है, अगर मिलता भी है। कैसे मिलता है? एग्जाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, जब बच्चे पेपर करते हैं तब आपको पृष्ठ पोषण मिलता है कि आपने कैसे पढ़ाया। और माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप एक बार में एक ही कौशल दिखाते हैं, लेकिन जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं, वास्तविक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कौशल आप दिखाते हैं। आप उद्दीपन परिवर्तन भी दिखाते हैं, आप प्रश्नीकरण भी दिखाते हैं, आप शामपट कौशल भी दिखाते हैं, आप खोजपूर्ण प्रश्न भी पूछते हैं, ये आप पुनर्बलन भी देते हैं। तो बहुत सारे कौशलों का एक समागम होता है पारंपरिक शिक्षण में। फिर जो सूक्ष्म शिक्षण होता है बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको बताया जटिलता कम होती है, लेकिन कक्षा के शिक्षण में बहुत जटिलता होती है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शिक्षण में मैंने चक्र के बारे में बताया, तो आपने समझा कि हम पाठ योजना बनाते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर हमें पृष्ठ पोषण के बाद हम फिर से पुनः निर्माण करते हैं पाठ्य योजना का। तो यहाँ पे हमें सुधार करने के पूरे अवसर तुरंत मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे पारंपरिक शिक्षण में कम होता है। हमें बहुत दिनों बाद पता चलता है कि हमें कौन सा पॉइंट दोबारा पढ़ाना है या कौन सा पाठ दोबारा पढ़ाना है। ये बेसिकली माइक्रो शिक्षण जो होता है, ये स्किल ओरिएंटेड, कौशल आधारित होता है। इसमें सिर्फ कौशलों पे ध्यान होता है, लेकिन पारंपरिक शिक्षण में सब कुछ होता है। आपको पढ़ाना भी है, आपको बच्चों से बातचीत भी करनी है, उनकी सामाजिक कौशल को बढ़ाना है, किस प्रकार से बाहर निकल के उनको लोगों से बात करनी है। तो यहाँ पे ओवरऑल पर्सनालिटी, यानी कि पूरे व्यक्तित्व का निखार होता है, सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं जब हम पारंपरिक शिक्षण की बात करते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण में हम सिर्फ कौशल की बात करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ टीचर या शिक्षक एक्टिव होता है, जबकि पारंपरिक में बच्चे भी उतने ही एक्टिव होते हैं। और जो माइक्रो टीचिंग होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो अनुभव होता है वो आंशिक होता है, कम होता है, और जबकि पारंपरिक में आपको पूर्ण अनुभव की प्राप्ति होती है। तो लर्नर्स, आपको आज समझ में आया हो कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, हाउ इज इट डन, व्हाट इज द माइक्रो टीचिंग साइकिल, व्हाट आर द वेरियस स्किल्स, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नए वीडियो अपलोड का। कीप ऑन वॉचिंग, और मैं जल्द ही अलग अलग स्किल्स पर, अलग अलग कौशलों पर मैं पाठ योजना भी डालूंगी, सूक्ष्म पाठ योजना। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पाठ योजना बनानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।